स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या पढ़े? अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जाएगा मंथली वाला, है ना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मंथली वाला, ऊपर हेडिंग दे देता हूं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 प्रीवियस ईयर 21-22 स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, राइट, एसपीएफ कहता है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जाएगा मंथली वाला इस फंड में, ठीक है, तो आपको क्या करना है? फुल्ली एग्जम्प्ट करना है अंडर द हेड सैलरी, और किसी हेड में जाएगा नहीं। क्या बताया फंड में क्या होता है? फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी जाता है, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन जाता है, हर साल उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, और विड्रॉल पे किसको मिलता है? विड्रॉल मतलब क्लोजर ऑफ द फंड, रिटायरमेंट, या आप जब जॉब छोड़ते हैं तो किसको मिलता है? एम्प्लॉय को। तो इसीलिए चूंकि ये पैसा एम्प्लॉयर से फंड से होता हुआ एम्प्लॉय को मिलता है, इसीलिए सैलरी में टैक्सेबिलिटी की डिस्कस करते हैं। लेकिन फंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, फंड के नेचर पे टैक्सेबिलिटी चेंज होती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यूआरपीएफ, ठीक। अब हम लोग आ चुके हैं एसपीएफ में। एसपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जब फंड में जाएगा तो एग्जम्प्ट, और उसके बाद फंड से जब निकल के एम्प्लॉय के पास जाएगा तब भी इसको टैक्स नहीं करेंगे। यूआरपीएफ में ऐसा नहीं था, ठीक है। और सर सुना है कोई 12% की लिमिट होती है, वो यहां नहीं है, वो मैं आरपीएफ में पढ़ाऊंगा। सर एक 7,50,000 की लिमिट भी सुनी है, वो भी इस पे एप्लीकेबल नहीं है, वो आरपीएफ के लिए है। सर एक 2,50,000 की लिमिट भी सुनी है फंड में, मतलब देखो सुनी नहीं होगी या सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं भी आगे बताऊंगा, इन सब लिमिट को लेके आऊंगा। कुछ जगह पे 2,50,000 की लिमिट है, कुछ जगह पे 12% की लिमिट है, कुछ जगह पे 7,50,000 की लिमिट है। देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है तुमने न्यूज में, चैनल में, सोशल मीडिया पे, गूगल पे कहीं पे पढ़ा हो, सुना हो, दोस्तों से सुना हो, ठीक। एक ये, दूसरा ये कि मैं अब जब आगे पढ़ाऊंगा 2,50,000 की लिमिट, 7,50,000 की लिमिट, 12% की लिमिट, तो तुम वापस आके सोचोगे एसपीएफ के बारे में, है ना। यूआरपीएफ में तो मैंने पहले ही मना कर दिया है, कोई भी अमेंडमेंट कहीं कुछ नहीं एप्लीकेबल है, और वो पूरा यूआरपीएफ पढ़ा के 2-2 क्वेश्चन क्लास में करा दिया विद फॉर्मेट आपको, है ना। यूआरपीएफ में तो कोई नखरा है ही नहीं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कुछ मत करो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कुछ मत करो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड कुछ मत करो। फंड से जब पैसा निकालोगे तो 4 हिस्सों में बांटना और टैक्सेबिलिटी कर देना। एसपीएफ में जब आप फंड से पैसा निकालते हो ऑन रिटायरमेंट, ऑन क्लोजर, और से ऑन लीव ऑफ जॉब, जब हम जॉब छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तब कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। सेक्शन 10(11) फुल्ली एग्जम्प्ट, ठीक। और 7,50,000 वाली लिमिट यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, 12% वाली लिमिट यहां एप्लीकेबल नहीं है, 2,50,000 की एक लिमिट आई है, वो भी यहां एप्लीकेबल नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मंथली, फुल्ली एग्जम्प्ट कर देना, फुल्ली एग्जम्प्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, कोई परेशानी मत लेना इसमें, ठीक। एकदम अमेंडेड परफेक्ट चीज बता रहा हूं। अगर आपका एग्जाम कब है? एग्जाम इन ईयर 2022 अगर आपका है तो एकदम परफेक्ट अमेंडेड चीज बता रहा हूं। अब सेकंड नंबर पॉइंट किसकी बात करते हैं? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सर आपका पैसा है, सैलरी से कट के जा रहा है, आपका पैसा है, सैलरी से आपके कट के जा रहा है, तो ये इनकम कैसे हो सकती है? तो हम इसको इनकम नहीं मानते हैं, नॉट एन इनकम। ये इनकम नहीं है, नॉट एन इनकम। क्यों सर? वो आप सैलरी को तो टैक्स कर देते हैं ना, ये पैसा सैलरी से कट के जाता है। हम आपकी सैलरी दे रहे हैं 1 लाख रुपीज पर मंथ, उसमें से कट के ये जाता है, और 1 लाख पर मंथ को तुम बेसिक सैलरी में टैक्स कर चुके हो, तो इसको दोबारा थोड़ी ना टैक्स करोगे। सर इसकी डिडक्शन की बात करते हैं हम लोग, इसके अगेंस्ट में हमें क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C।
सर एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन कितना भी जा सकता है, लेकिन एटीसी की खुद की लिमिट है कितनी, 1,50,000 की। और एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन भी कितना जाता है, मंथली। कैसे जाता है, मंथली। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन फंड में, चाहे वो एसपीएफ हो, आरपीएफ हो, ईपीएफ हो और या फिर यूआरपीएफ, मंथली कंट्रीब्यूशन है और इक्वल है। ठीक है, फंड में पैसा पहुंच गया, फंड में एम्प्लॉयर का पैसा भी पहुंच गया और फंड में एम्प्लॉई का पैसा भी पहुंच गया। ठीक, क्लियर। अब आती है इंटरेस्ट की बात। मैच्योरिटी पर तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है ना, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा ना यहां। सर मैच्योरिटी पे तो कुछ भी हाथ नहीं लगना है, फुल्ली एग्जाम्प्ट सेक्शन 10(11), राइट। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तीसरे नंबर की। चौथा नंबर तो क्लियर है कि सर रिटायरमेंट पे, देखो डेथ पे पैसा मिला तब तो कोई टैक्स ही नहीं है। रिटायरमेंट और फंड क्लोजर, मेनली रिटायरमेंट बेसिकली। ठीक, रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलेगा इस फंड से उसको तो टैक्स करना ही नहीं है। तो अब हम टैक्सेबिलिटी की कब बात कर रहे हैं, जब फंड में पैसा जा रहा है, जिस ईयर में जा रहा है। आखिरी में यूआरपीएफ में क्या हुआ था, आखिरी में टैक्स किए थे, इसमें हमें कंफर्म्ड है आखिरी में कुछ भी टैक्स नहीं होना है। अब बात कर लो एनुअल कंट्रीब्यूशन की और एनुअल इंटरेस्ट की। तो एनुअल कंट्रीब्यूशन की तो बात हो गई, कहीं कोई नुकसान मुझे नजर नहीं आ रहा है एसपीएफ में। सर अब है तीसरे नंबर में इंटरेस्ट क्रेडिटेड की। इंटरेस्ट क्रेडिटेड की, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एसपीएफ हर साल, एवरी ईयर, जो क्रेडिट होगा उसकी बात हो रही है। इसका क्या होगा, तो इसके लिए आपको इसके इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी के लिए आपको इसको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। किसको, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन को। सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए, टैक्सेबिलिटी के लिए हमें एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक, अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 2,50,000 और उससे कम है। दूसरा, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन अगर 2,50,000 और उससे ज्यादा है। ये मैं अमेंडेड बात बता रहा हूं, और ये दो हिस्सों में बांटने वाली बात कब से होगी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 से। दो हिस्सों में क्यों बांटे हैं, सर एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन इनकम नहीं होता, डिडक्शन मिल गया 80C, वो तो 150 पे मिल गया। फिर आप ये दो हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं, टू डिसाइड द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर, अमेंडेड चीज। तो सर यहां पर वही बात यहां नीचे लिखी हुई है नोट्स में, अगर आप आएंगे नोट्स में यहां पर लिखा हुआ है एग्जम्पशन मिलेगा लेकिन कुछ लिमिट काम करेगी आपके ऊपर। ठीक, अब ये लिमिट ही अमेंडमेंट्स का आपका डिस्कशन है। कहता है हम 10(11) की अमेंडमेंट्स किसको देते हैं, 10(11) की एग्जम्पशन किसको देते हैं, एसपीएफ को और पीपीएफ को। अभी एसपीएफ की बात हो रही है। 10(12) की एग्जम्पशन किसको देते हैं, आरपीएफ को। ये जो अमेंडमेंट है वो दोनों में अलग अलग है, एसपीएफ के लिए भी अमेंडमेंट्स हैं, आरपीएफ के लिए भी अमेंडमेंट है। आरपीएफ की बात हम लोग आगे कर लेंगे। 10(12) अभी आगे आरपीएफ की बात कराऊंगा तो वहां मैं ऐसे ही 250 की बात कर दूंगा। अभी मेरा पूरा ध्यान किस पे, 10(11) पे और एसपीएफ पे। हालांकि देखो यहां पे भी 10(11) और 10(12), मतलब अब जो बताऊंगा वो तुम एज इट इज आरपीएफ पे भी अप्लाई कर देना। यानी ये अमेंडमेंट्स जो आई हैं 2,50,000 की लिमिट जो आप देख रहे हो यहां पे, ये लिमिट एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन के लिए आई है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं। एक, दूसरा, इंटरेस्ट को टैक्स करना है या नहीं करना है उसके लिए आई है। तो इन चीजों का थोड़ा तुमको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा। और अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव है, 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स। मान लो पिछले साल तुमने कोई 4 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है, उसके पीछे तुमने 8 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, तो जो चला गया चला गया, जो चला गया चला गया। अब अगर इस करंट ईयर से तुम कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, कौन, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर की तो कोई टेंशन है ही नहीं, एम्प्लॉयर पे तो कोई टेंशन नहीं है। जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा सब एग्जम्प्ट है। बोल दिया 12% की कोई लिमिट नहीं, 250 की कोई लिमिट नहीं, 750 की कोई लिमिट नहीं। सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को इनकम नहीं मानते, 80C ले लेना। अब आई बात इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट जो क्रेडिट होगा उसमें से अब हमें देखना होगा एम्प्लॉयर का कितना और एम्प्लॉय का कितना।
और एम्प्लॉय का क्यों करेंगे कितना? क्योंकि एम्प्लॉय ने गलती से क्या किया है, 2,50,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर दिया है फंड के अंदर। तो गवर्नमेंट बोलती है, सुनो, गवर्नमेंट सिंपल जो बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है रिलेटेड टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, रिलेटेड टू, क्वेश्चन में देगा डेटा, क्वेश्चन में डेटा देगा रिलेटेड टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, उस पे कोई टेंशन नहीं है, फुल्ली एग्जाम्ड। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फंड एसपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर का पैसा पहुंच गया है, एम्प्लॉय का पैसा भी पहुंच गया है, अब उस पे हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब क्वेश्चन में यह देखना है कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट कितना मिला है, क्वेश्चन अलग से देगा, उसको आप पूरा एग्जाम्प्ट कर देना। और आ जाओ अब आगे, रिलेटेड टू एम्प्लॉइज contribution if contribution does not exceeds rupees 2,50,000 per annum। पूरे साल भर में तुमने 250 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, ड्यूरिंग डज नॉट एक्सीड्स ऐसे कर देते हैं, पर एनम को छोड़ के ऐसे कर देते हैं, रिलेटेड टू एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इफ कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड्स 250 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। सर आपने इस साल कंट्रीब्यूट किया होगा और वो लिमिट 250 और उससे कम ही है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में इंस्टीट्यूट को पता है कि नई चीजें हैं और कैलकुलेशन की क्लैरिटी नहीं है, अभी जो ये बहुत नई है, बहुत लेटेस्ट चीज है, गवर्नमेंट ने एक रूल इशू किया है, उसमें भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है, कंफ्यूजन बहुत है अभी बाहर की दुनिया में, इसीलिए इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन को टच नहीं कर रही है। खाली एक नियम आ गया है कि हम इंटरेस्ट को टैक्स करेंगे अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 250 से अधिक है तो। लेकिन अभी फिलहाल मैंने क्या किया, विद इन द लिमिट रखा है। सर पिछले साल का अमाउंट नहीं देखना है, जो हो गया वो गया, पास्ट, वो तो फंड आ चुका, अब तैयार है। अब अगर मैं कहूं कि आपने करंट ईयर में कोई 250 और उससे ज्यादा, 250 से ज्यादा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तब तो फुल्ली एग्जाम्प्ट। सर यहां अमाउंट देखेंगे ही नहीं, अमाउंट नॉट रेलिवेंट, ठीक। फंड में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है और तुम्हारा फंड में एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना है, 250 और उससे कम, किसका, एम्प्लॉई का। हमें एम्प्लॉयर से कोई मतलब नहीं, एम्प्लॉयर को तो हमने फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया। थोड़ा सा रिलीफ मिला एक तरह से, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, फुल्ली एग्जम्प्ट हो गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। सर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का कुछ तो फायदा हो। अब गवर्नमेंट बोलती है नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब रिलेटेड टू एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इफ contribution exceeds rupees 250 during previous year 21-22। अब मैं इसको थोड़ा सा 3 हिस्सों में बांटूंगा इस पोर्शन को, क्योंकि एम्प्लॉय ने क्या किया है, 250 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर दिया फंड में। 250 तक तो कोई टेंशन नहीं था। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है कि फंड एसपीएफ है और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 1,20, एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया 1,20 और इंटरेस्ट आया 25,000। टेंशन नहीं है, पूरा एग्जाम करो। 1,20 में क्या फर्क पड़ता है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई अमेंडमेंट का इंपैक्ट मत देना, ठीक, क्लियर। अब लेकिन क्या हुआ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सर एम्प्लॉय ने 2 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर दिया है एसपीएफ में, तो say employee has contributed rupees 4 lakh
इन प्रीवियस ईयर 21-22। तो अब क्या होगा? अब यहां अमेंडमेंट हिट कर जाएगा। तुमको जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, अब मैं अच्छे से लिख रहा हूं यहां पे, इंटरेस्ट क्रेडिट रिलेटेड टू फंड बैलेंस एज ऑन 1/4/2021। अमेंडमेंट कब आई है? नए साल में, 21-22 में। और तुमको जो फंड में इंटरेस्ट मिलेगा वो तो जो तुम्हारा पुराना फंड चला रहा है बैलेंस, उस पे भी तो मिलेगा। फिर जो नया कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई का, सब पे मिलेगा ना इंटरेस्ट। तो जो पुराना फंड का बैलेंस है, मान लो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, से यहां पे 70 लाख का फंड बैलेंस चल रहा है, से तुम्हारा यहां पे 70 लाख का फंड बैलेंस चल रहा है। सर इसका इंटरेस्ट पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, एग्जम्प्ट है, कोई अमेंडमेंट का इंपैक्ट नहीं है, इसके लिए अमेंडमेंट है ही नहीं। फंड का जो ओपनिंग बैलेंस था, हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एसपीएफ में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना? से 4 लाख, इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने भी 4 लाख कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने भी 4 लाख कंट्रीब्यूट किया और 2.5 लाख से अधिक है, अमेंडमेंट हिट करेगी। लेकिन अमेंडमेंट नए कंट्रीब्यूशन को हिट कर रही है, जो फंड में पिछले सालों से कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है। अगर ऑब्वियस सी बात है, देखो एक बात बताओ, मेरे बैंक में मैं हर साल 10,000 रुपया डालता हूं, इस साल मुझे इंटरेस्ट मिला, तो वो तो इस बार के जो मैंने रुपए डाले हैं बैंक में उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, और पहले का जो मेरा एक्यूमुलेटेड बैलेंस है उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो पहले पॉइंट ये बताया कि फंड का जो पहले से बैलेंस चला रहा है, फंड बैलेंस, हम उसको नहीं छेड़ रहे, उसको तो पूरा एग्जम्प्ट करते हैं। अब दूसरा, इंटरेस्ट क्रेडिट रिलेटेड टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22। प्रीवियस ईयर 21-22 में फंड के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का 4 लाख रुपया गया है हर महीने, तो एम्प्लॉयर का भी गया है। सर इसके इंटरेस्ट को भी कुछ मत करना है, पूरा एग्जाम्प्ट, यहां भी अमेंडमेंट हिट नहीं कर रहा है। ठीक, अब एग्जाम में तुमको बताएगा कि इंटरेस्ट क्रेडिट इन फंड से ऑन फंड ऑन 31 मार्च 2022, ईयर एंड पे फंड में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, से रिलेटेड टू एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। ठीक, कितना? 4 लाख। अब गवर्नमेंट ने फंड को बोला हुआ है, गवर्नमेंट ने फंड को बोला हुआ है, इसका तुम हमें अलग अलग बताओ, 2,50,000 रुपए और 1,50,000 रुपए। गवर्नमेंट ने बोला है इसको सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करो। गवर्नमेंट ने फंड को इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये जो 1.5 लाख रुपए एक्सेस कंट्रीब्यूशन है इसको अलग मेंटेन करो, इसका अकाउंट ही अलग कर दो। 250 लिमिट कर दी गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स में 250 की लिमिट कर दी, और इनकम टैक्स ने फंड वाले को बोला सुनो, जो एम्प्लॉय तुम्हें 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है एनुअली अब नए साल से, उसके कंट्रीब्यूशन को अलग कर दो, 2.5 लाख को अलग कर दो और 1.5 लाख को अलग कर दो। ठीक, क्लियर? एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। देखो अगर एग्जाम में डेटा अवेलेबल नहीं है तो तुमको सिंपल बोलना है कि जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है इन एक्सेस ऑफ 250, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट को हम टैक्स करेंगे, खत्म। फिगर पे अगर बात नहीं हो रही है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, तो बोलना है जो फंड का ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट मिला उसका कोई दिक्कत नहीं, एग्जम्प्ट करो। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी एग्जम्प्ट करो। अमेंडमेंट, एसपीएफ की अमेंडमेंट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को हिट कर रही है 2.5 लाख से अधिक पे। सर अब इससे रिलेटेड इंटरेस्ट हमें एग्जाम में मैथमेटिकल कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में फिगर मिलेगा कि 2.5 लाख से रिलेटेड इतना इंटरेस्ट है, उसको तो एग्जम्प्ट कर देना। और जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है, जो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, इसको तुमको क्या करना है? टैक्सेबल करना है।
अगर एग्जाम में मैथमेटिकल क्वेश्चन आया तो मेरी पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में 2.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगी। एक दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगी तुमसे, जहां पर तुमको 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख के ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम पूरे इंटरेस्ट क्रेडिट को टैक्स नहीं करेंगे। फंड में जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है वो तो पुराना फंड बैलेंस है, उसका भी इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी इंटरेस्ट है और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का भी इंटरेस्ट है। ऐसे समझो कि अगर 2.5 लाख के अंदर अंदर सीन है तब तो कोई इंटरेस्ट को कहीं भी टैक्स करने की जरूरत नहीं है। सर 2.5 लाख से ऊपर का सीन है तो भी जो फंड का पुराना बैलेंस है उसको कुछ मत करो, उसके इंटरेस्ट को पूरा टैक्स एग्जम्प्ट कर दो, एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को पूरा एग्जम्प्ट कर दो। एंड एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन 4 लाख के 2 हिस्से होंगे। ये अकाउंट 1 हो गया, फंड बोलेगा, फंड ये अकाउंट अलग अलग मेंटेन करेगा, ये अकाउंट 2 हो गया। सर हमें एग्जाम में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है मैथमेटिकल, यहां पे ठीक क्वेश्चन बताएगा खुद ही अपनी तरफ से कि जो अकाउंट था 2.5 लाख से रिलेटेड उसमें कितना इंटरेस्ट मिला है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, और 1.5 लाख से रिलेटेड जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस पे कितना इंटरेस्ट मिला है। एक को टैक्स कर देना, एक को एग्जम्प्ट कर देना। ठीक, अब अगले साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर अब फंड का बैलेंस बढ़ गया, ये फंड अलग ही चलता रहेगा। अब ये ध्यान रखना, ये जो लेफ्ट वाला फंड है ये एग्जम्प्टेड कैटेगरी में, अब इसको तो ये एग्जम्प्टेड कैटेगरी का है। राइट साइड वाले में अब जब भी फ्यूचर में जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, नेक्स्ट ईयर भी। अब मान लो यहां पर तुम्हारा इंटरेस्ट है से 16,000 रुपए, तो अब फंड का बैलेंस कितना हो गया, फंड बैलेंस कितना हो गया 166 प्लस नेक्स्ट ईयर में एक्सेस कंट्रीब्यूशन होगा, इसका मिला के इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से उसको क्या करना, टैक्सेबल कर देना। तो अगले साल की बात तो इंस्टीट्यूट पूछेगा नहीं, मैं बता रहा हूं अगले साल क्या होगा। सर गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड वाले को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जिन जिन एम्प्लॉय का 2.5 लाख से कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है एनुअली इस नए साल से, उनके अकाउंट को स्प्लिट कर दो। 2.5 लाख वाली बात को नॉर्मल कैटेगरी में रखो क्योंकि उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो रहा है, और 1.5 लाख वाली कैटेगरी को अलग कर दो। अब ये कैटेगरी अलग ही रहेगी, जब जब एक्सेस कंट्रीब्यूशन जाएगा पैसा इसमें चला जाएगा, और पैसा इसमें जाए कोई बात नहीं, इंटरेस्ट हमेशा टैक्सेबल होगा। पैसा तो टैक्सेबल कर ही नहीं रहे हैं, देखो यहां ऊपर हम एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को तो टैक्स ही नहीं कर रहे, हम उसके इंटरेस्ट को टैक्स कर रहे हैं, वो भी कब, जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से अधिक है। और गवर्नमेंट ने स्मार्ट प्लानिंग क्या की, बोली उस 1.5 लाख का अकाउंट अलग कर दो। सर अगले साल अगर मान लो एम्प्लॉय 6 लाख रुपए दे रहा है कंट्रीब्यूशन, तो 3.5 लाख इस अकाउंट 2 में आ जाएगा। अब ये फ्यूचर में इस अकाउंट का बैलेंस और इंटरेस्ट आगे बढ़ता रहेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रिलेटेड, फंड का बैलेंस बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा, फंड का बैलेंस आता रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा, वो टैक्स होता रहेगा। और इधर 2.5 लाख वाला जो है वो तुम्हारा टैक्स फ्री जाता रहेगा। ठीक है, इधर भी तुम्हारा फंड बढ़ रहा है, उधर भी फंड बढ़ रहा है, इधर जो फंड पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सब एग्जम्प्ट होता रहेगा क्योंकि ये 2.5 लाख के अंदर का है। और सर 31 मार्च 2021 अमेंडमेंट से पहले का जो फंड बैलेंस है उसमें फ्यूचर में कभी भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। फ्यूचर ऑल इंटरेस्ट आर ऑलवेज एग्जम्प्ट। ये जो फंड बैलेंस था तुम्हारा 1 तारीख का अमेंडमेंट से पहले, उस पर अब तुमको दुनिया भर का इंटरेस्ट फंड आता रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा फंड में, कभी भी टैक्स नहीं होगा। और जब नया साल में 4 लाख का कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है तो 2.5 लाख 1.5 लाख का अकाउंट अलग अलग बनेगा। अब 1.5 लाख वाले अकाउंट में जब जब तुम्हारा एक्सेस कंट्रीब्यूशन जाएगा उस अकाउंट में पैसा डल जाएगा, और उस अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट आता रहेगा सब टैक्स होता रहेगा। और क्वेश्चन में फिगर दे रखा होगा इंटरेस्ट का कि 2.5 लाख वाले में इतना इंटरेस्ट है और 1.5 लाख वाले में इतना इंटरेस्ट है, तुम 1.5 लाख वाले को टैक्स कर देना, 2.5 लाख वाले को छोड़ देना, बस। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना। और यही अमेंडमेंट है एसपीएफ से रिलेटेड, और ऐसा ही मैं बताऊंगा तुमको अभी आगे आरपीएफ में। एक तरह से एसपीएफ कंप्लीट हो चुका है विथ अमेंडमेंट्स एसपीएफ का कंट्रीब्यूशन सर कंप्लीट हो चुका है। बट अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहा है तो ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने पहले किया यूआरपीएफ से रिलेटेड, ठीक है। तो
तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यूआरपीएफ और फंड का, ये देख लो इतनी सारी बातें हो गई है, यहां से हमने पढ़ना शुरू किया, ऑलरेडी 1-1.5 घंटा डिस्कशन कर चुके हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को अमेंडमेंट बोल के देख रहे हैं, अगर फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर क्लास अपलोडेड है सैलरी की और प्रोविडेंट फंड की पूरी। ठीक है, पूरी क्लास शुरू से देखो प्रोविडेंट फंड की। सैलरी लेक्चर नंबर 5 लिख लो कहीं पे, सैलरी लेक्चर नंबर 5। नीचे मान लो आपको डिस्क्रिप्शन में सैलरी लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे दिख रहा होगा, तो सैलरी नंबर लेक्चर नंबर 5 उठाना, वो फंड से ही स्टार्ट हुआ है। यहां से फंड का पूरा कैरेक्टर मैंने बताया है, फिर यूआरपीएफ के बारे में पूरा बात किया है, यूआरपीएफ की टैक्सेबिलिटी, यूआरपीएफ का प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हुए अभी एसपीएफ में आए हैं और एसपीएफ की बात आपके सामने कर ही रहा हूं। सब कुछ तुमको खोल के यहां रख ही दिया है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 1011 की, वो मैंने आपको यहां पर बता दी कि अगर एम्प्लॉय 2.5 लाख से 250 से अधिक कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे जब जब जितना जितना इंटरेस्ट मिलेगा सब टैक्सेबल होता जाएगा। क्या कहता है? एज पर सेक्शन 1011 एनी पेमेंट फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट अप्लाइज, यानी एसपीएफ और या फिर पीपीएफ एग्जम्प्ट होता है। ऐसे ही आरपीएफ का पैसा जब मैच्योरिटी पे एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है रिटायरमेंट पे तो एग्जम्प्ट होता है। हाउएवर द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 और 11 वुड नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द ईयर। एक्रूड, रिसीव नहीं बोल रहा है, एक्रूड बोल रहा है। कहता है 1011 और 1012 का इंटरेस्ट का एग्जम्पशन हम आपको इंटरेस्ट जिस ईयर में एक्रूड हुआ है उस ईयर में नहीं देंगे, इफ इट इज रिलेटेड टू द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट contribution made by that person or employee। देख रहे हो क्या लिखा है? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, exceeds rupees 250 in any previous year in that fund on or after 1st April 2021। तो इसी पर मैंने आपको बताया कि सर अगर फंड में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयर के लिए तो हमने कुछ बोला ही नहीं आपको, एम्प्लॉय कर रहा है 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो 250 से रिलेटेड जो इंटरेस्ट होगा उसको एग्जम्प्ट करो, 250 से ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है उसके इंटरेस्ट को टैक्सेबल करो। सर कंट्रीब्यूशन का क्या करेंगे? बेटा ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, इसको इनकम नहीं मानते, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे कोई लिमिट नहीं है, ना 2.5 लाख की, ना 12% की, ना 7.5 लाख की, तो उसकी टेंशन तो लेना ही नहीं। फंड एसपीएफ है, फंड एसपीएफ है, आरपीएफ आगे पढ़ाऊंगा। फिर कहता है इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन और एम्प्लॉय इज इन अ फंड इन विच देयर इज नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। सर एक ऐसा फंड जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है, यानी एसपीएफ। मैंने बोला था कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें एसपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं जाता है, नहीं जमा करता है, गवर्नमेंट बोलती है हम नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, हम आपको नौकरी पे रखेंगे लेकिन हम आपका प्रोविडेंट फंड एसपीएफ मेंटेन नहीं करेंगे, और फंड भी तो है हम वो मेंटेन कर लेंगे। ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट बोलती है भाई एसपीएफ नहीं मेंटेन करेंगे, हम तुम्हारे के लिए ना 80 सीसीडी वाला न्यू पेंशन स्कीम फंड है वो मेंटेन करेंगे। तो उस केस में एम्प्लॉय बोलता है मैं चलाऊंगा इस फंड को, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा खाली, तो गवर्नमेंट बोलती है उस केस में 2.5 लाख की लिमिट कितनी हो जाएगी? 5 लाख की हो जाएगी। क्लियर? कहता है इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच एम्प्लॉय इन अ फंड इन विच देयर इज नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन then a higher limit of 5 lakh would be applicable for such contribution and interest accrued in any previous year in that fund on or after this would be exempt up to that limit। मतलब 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर का टैक्सेबल होगा। अगर फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं जाता है तो 2.5 लाख की लिमिट की जगह कितना काम करेगा? 5 लाख। फिर बोल रहा है जो फंड का बैलेंस है 31 मार्च का, उससे रिलेटेड कोई भी इनकम कभी भी आए, ये भी मैं बता चुका हूं। फंड का जो बैलेंस है 31 मार्च 2021 का, अमेंडमेंट 1 अप्रैल से इफेक्टिव हुई है, तो 31 मार्च का जो फंड का, मान लो तुम पिछले 10-15 साल से फंड चला रहे हो, फंड में 60-70 लाख रुपए हैं, तो उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पहले से है, पुराना इंटरेस्ट पहले से है, उसमें फिर अब इंटरेस्ट मिलेगा बार बार कंपाउंडिंग सेंस में, हम उसके इंटरेस्ट को हमेशा एग्जम्प्ट करते रहेंगे। सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे कोई लिमिट नहीं है, कितना साफ साफ लिखा है और बता भी दिया।
और मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड रूल इशू किया, रूल नंबर 9D, रूल नंबर 9D इशू किया। उसमें गवर्नमेंट ने सजेशन दिया है किसको, एसपीएफ फंड जो चला रहा है उसको, कि सुनो अकाउंट को स्प्लिट कर दो। जैसे ही एम्प्लॉय बोले मैं 4 लाख दे रहा हूं, उसके अकाउंट ही अलग कर दो एक्सेस कंट्रीब्यूशन का, जैसा मैंने अभी समझाया। और जब जब 2.5 लाख से अधिक कंट्रीब्यूशन करे, उस एक्स्ट्रा अकाउंट में उसके पैसे को डालते रहना, और उस पर जब जब इंटरेस्ट मिलेगा उसकी स्टेटमेंट मिलती रहेगी, और तुम हर साल टैक्स करते रहना। सर ये एसपीएफ का जो फंड है उसमें स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट ये देंगे तुमको, ठीक है, पहले भी देते थे अब भी देंगे, अब थोड़ा और डिटेल्ड में देंगे कि देखो मालिक तुम्हारा 2.5 लाख रुपया इस फंड में गया है, उसका इंटरेस्ट इतना है, और तुम्हारा 1,50,000 इस फंड में गया है, इतना उसका इंटरेस्ट है। और वो फंड हमेशा अलग ही रहेगा। वो जो फंड है एक्स्ट्रा वाला, उसमें अब फ्यूचर में जब जब जितना जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो सब टैक्स होता रहेगा। और ये अमेंडमेंट का फर्स्ट ईयर है आपका एग्जाम का। डन, क्लियर। चलिए एसपीएफ की अमेंडमेंट कंप्लीट। अब हम लोग इसी में देखो हमारा सारा डिस्कशन हो गया, यूआरपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, एसपीएफ हो गया। अब हम किस में, आरपीएफ में। अब हम किस में है, आरपीएफ में। आरपीएफ के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कराऊंगा अभी, जिसमें एसपीएफ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। एसपीएफ का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। ये सारी बातें अभी जो मैंने बताई वो एसपीएफ से रिलेटेड बात बताई है, ठीक। यहां पर एक नया रूल आया है इस चीज के लिए, रूल 9D, उसी का इंपैक्ट मैंने आपको दे दिया, बता दिया। एनीवे, तुमसे एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, तुमसे एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एसपीएफ के इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे कोई टैक्स नहीं, एग्जम्प्ट है। जो पुराना फंड बैलेंस है वो भी एग्जम्प्ट है। नए साल में प्रीवियस ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स अगर एम्प्लॉय ने 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन किया है तो एग्जम्प्ट, 2.5 लाख के ऊपर किया है तो जितना एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड इंटरेस्ट को टैक्स करेंगे। बस दैट्स इट, खत्म, इतना ही लिखना है तुमको। और 2.5 लाख तक तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। इससे अच्छा अब मैं नहीं बता सकता, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। बट जो बच्चे सिर्फ एसपीएफ की वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ, सैलरी की लेक्चर 5 में पूरा फंड का शुरू से डिस्कशन है, देखना चाहो तो देख लो। और इससे क्लियर हो रहा है तो कोई बात नहीं, अमेंडमेंट इससे क्लियर हो रही है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपका टाइम बच गया। एसपीएफ में क्या अमेंडमेंट है सर, फाइनेंस एक्ट 2021 की। मेरा एग्जाम कब है, असेसमेंट ईयर 22-23 वाला एग्जाम है सर, और मेरा एग्जाम 2022 में है, कभी भी मई, जून, नवंबर, दिसंबर, सीए में स्टूडेंट इंटर फाइनल। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे अच्छी बात है ही नहीं, समझ गए तो अच्छी बात है। लिखिए इसको। जो बच्चों को थोड़ा बहुत भी तकलीफ हो रही है इसमें, यानी जिनका प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है, वो बच्चे डिस्क्रिप्शन में जाके सैलरी की लेक्चर 5 को देखो अच्छे से शुरू से। ये लेक्चर 5 चल रहा है और अराउंड 1.25 घंटे के बाद एसपीएफ का डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, और उससे रिलेटेड अमेंडमेंट हमने इसमें डिस्कस की। अब हम लोग आरपीएफ में जा रहे हैं। आरपीएफ में सारी बात करेंगे। वहां 12% की भी बात करेंगे, वहां 750 की भी बात करेंगे, और वहां 250 की भी बात करेंगे। ये तीनों लिमिट एप्लीकेबल है आरपीएफ में, वहां अलग बताऊंगा, उसमें तो और टाइम लगेगा बताने में। लिखिए इसको। मैच्योरिटी पूरी एग्जम्प्ट रहेगी, इसका डिस्कशन मैं यहां किया ही नहीं। एसपीएफ से फ्यूचर में जो भी पैसा निकलेगा उसको हम टैक्स करेंगे ही नहीं। एनुअल बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे इनकम को टैक्स करेंगे, वो भी इंटरेस्ट को, वो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड, वो भी कब, जब कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से अधिक हो तब। डन, वीडियो रोका, लिख लिया इसको। चलिए 3rd नंबर पॉइंट, मैंने बोला फंड में जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा उसका क्या करेंगे। एम्प्लॉयर वाला कितना भी अमाउंट हो टैक्स मत करना। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, सर प्रीवियस ईयर 21-22 का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम था सर, सब कुछ एग्जम्प्ट कर देना, कोई नखरा नहीं, कुछ मत देखना, सारा एग्जम्प्ट करते हुए आ जाना,
एग्जाम लिख देना, सब खत्म। कोई इंटरेस्ट को टैक्सेबल मत करना, चाहे पुराना फंड बैलेंस हो, चाहे एम्प्लॉयर वाला हो और चाहे एम्प्लॉय वाला हो। अगर ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में कंट्रीब्यूशन ही मान लो एम्प्लॉय का गया 10,000 रुपया पर मंथ, तो कितना होगा? 20,000 रुपया पर मंथ कितना होगा? 240, तो 250 तक तो टेंशन ही मत लेना। डन, क्लियर। चलो अब आता है कि सर अगर एम्प्लॉय ने करंट ईयर में अमेंडमेंट के बाद यानी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 और उसके बाद एम्प्लॉय ने 2.5 लाख रुपए से अधिक कंट्रीब्यूशन कर दिया, कितना? 4 लाख। एम्प्लॉयर ने भी उतना ही किया, तो सर मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया इसको। फंड का जो पुराना बैलेंस है उसके इंटरेस्ट का क्या करेंगे, एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट का क्या करेंगे, और फिर एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, 2.5 लाख तक वाला इंटरेस्ट और एक्सेस कंट्रीब्यूशन वाला इंटरेस्ट। सिर्फ एक लास्ट में जाके वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन वाला इंटरेस्ट को आपको क्या करना है? टैक्सेबल करना है, और उसका फंड भी अलग ही रहेगा, उसका अकाउंट भी फंड वाले अलग ही मेंटेन करेंगे। अच्छा, तुम जब चाहो फंड से तुम स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लो या उनके ऑफिस में जाके ले लो, सब मिलेगा तुमको। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और टैक्सेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए तुमको हर साल ईयर एंड पे स्टेटमेंट मिल जाएगा कि कितना कितना किस किस अकाउंट में तुमको इंटरेस्ट मिला है, उसके हिसाब से तुम एग्जम्पशन क्लेम कर लेना और टैक्सेबल कर देना। ये लिख चुके थे, है ना? ये लिख चुके थे आप वीडियो रोक के। ये हो गया था, ये हो गया था, यहां से लिखिए। डन, डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, नेक्स्ट, वीडियो रोक के लिख लिया। चलो सर, अब हम लोग आरपीएफ में चलेंगे। वीडियो रोक के लिख चुके हैं, अब हम लोग सारी बातें आरपीएफ की करेंगे। और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सर इसमें अभी आपके सामने 12.5 कहता हूं 12% की भी बात होगी, एक और परसेंट है 9.5%, उसकी भी बात होगी। एक लिमिट पिछले साल आई थी 7,50,000 की, उसकी बात भी होगी। एक लिमिट इस साल आई है 250, इसकी भी बात होगी। ये आई है फाइनेंस एक्ट 2021 में, ये आई थी लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2020 में, और ये पहले से चली आ रही है, ये पहले से चली आ रही है। ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे है, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये लिमिट इंटरेस्ट क्रेडिट से रिलेटेड है। ये लिमिट अगेन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। और ये 2.5 लाख वाली बात किसके लिए आई है? इंटरेस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो फिर से एग्जांपल के साथ डिटेल में बताना चाहूंगा मैं, है ना, आरपीएफ। और फिर इसको बताने के बाद मैं एग्जांपल में जाऊंगा। कम से कम अभी 5-6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं अपने को। अब आज बताऊं या अगली क्लास में बताऊं? सर अगली क्लास में ही बताऊंगा, आज जितना पढ़ाया है वो रिवाइज कर लो। मैं इस क्लास को लंबी नहीं करना चाहता, थोड़ा टेक्निकल हो रहा है ये ज्यादा, है ना, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, 3 फंड ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, यूआरपीएफ, पीपीएफ और एसपीएफ। तो मैं अब पढ़ाऊंगा आरपीएफ। इसको पढ़ाने में मुझे 2 घंटे चाहिए, बाउंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, सैलरी की क्लास का जो ये लेक्चर 5 है, ये पार्ट ए कर देता हूं, इसको लेक्चर 5 पार्ट ए कर देता हूं, और अगला लेक्चर हो जाएगा लेक्चर 5 पार्ट बी। इसी नाम से यूट्यूब पे भी आएगा, और इसी नाम से जो आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लास देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी फ्यूचर में तुमको कभी रिवीजन करना हो तो सीधा लेक्चर 5 पार्ट ए पार्ट बी देखे तो तुम्हारा यूट्यूब से या सॉफ्टवेयर से तुम्हारा पूरा प्रोविडेंट फंड रिवाइज हो जाएगा। चाहे एग्जाम के लिए कहो, इंटरव्यू के लिए कहो, या जॉब के लिए कहो, व्हाटएवर। अभी पढ़ा तो रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक, फ्यूचर में ये कभी भी काम आ सकता है, यू नेवर नो। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आज प्रोविडेंट फंड खत्म नहीं हुआ,
लेकिन डेफिनेटली अगली क्लास में आपका प्रोविडेंट फंड विथ ऑल डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल मूव टू परक्यूजिट्स। और एक बार परक्यूजिट्स स्टार्ट हुआ तो 3 क्लास में खत्म। हाँ, लास्ट में एक क्लास और लग सकती है जिसमें मैं पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैक्सिमम जितना करवा सकता हूं करवा दूंगा। बाय बाय, टेक